नमस्कार मित्रों। बात करेंगे दिसंबर माह के जीके जितने भी होने हैं उनमें बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे भी जैसे आप ये समझिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वीडियो जितने भी एग्ज़ाम होंगे अब आपके लिए, उसमें करंट जीके बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए कि क्रोनोलॉजी जो बुक है ये करंट जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो अध्ययन करेंगे आज, उसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आ जाएगा, राजनीति होगा, खेल दृष्टिकोण होगा और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान की जितने भी समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक चीज़ है कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ये सबके लिए हेल्पफुल हो सके। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। उसके पास जो बेलकन रेड कलर का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं दिसंबर माह के करंट जीके की। सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकस क्या है? अब इसको मैंने इस हिसाब से लिखा है कि आपको ये नाम पढ़ते ही जो देश हैं इस ऑकस में कौन कौन से देश आएंगे वो भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके यानी ब्रिटेन और यूएस यानी अमेरिका, ये तीनों नाम मिलकर होता है ऑकस। देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया, यूके एवं यूएस के बीच ये एक समझौता है ऑकस नाम का, जिसमें ब्रिटेन, यूके व अमेरिका यानी यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को, आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी तकनीक देने का समझौता किया है। ये समझौता कब हुआ? 22 नवंबर 2021 को। 8 पनडुब्बी दी जाएगी। इसमें कितनी पनडुब्बी दी जाएगी? 8 पनडुब्बी दी जाएगी। इस कारण ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्रांस का रक्षा सौदा रद्द होने से फ्रांस ऑकस से नाराज है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI 2022, ये जो संस्था है ये कौन करता है? ये एक संस्था है जर्मन वॉच। शीर्ष 3 स्थान पर, इनके शीर्ष 3 स्थान पर कोई भी नहीं है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चौथा जो स्थान है वो है डेनमार्क का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि इसमें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई नहीं है और चौथे स्थान पर जो है वह है डेनमार्क। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत की रैंक है ये 10वीं। इसके स्कोर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। 60.22 स्कोर आया है। स्कोर का आधार क्या रहता है? ये जो स्कोर आ रहा है इसका आधार क्या रहता है? इसका आधार है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा, जलवायु, ये इसके आधार रहते हैं। अगला है ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत फ्रांस 2015 में ये हुआ था। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया 10 नवंबर को। ISA 5 गीगावाट क्षमता की सौर परियोजना पर कार्य कर रहा है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, एक सूर्य एक विश्व ग्रिड। ये क्या है? तो इसमें देखिए UNFCCC COP26 ग्लासगो में यूके व इंडिया प्रेसिडेंसी द्वारा घोषणा की गई। किसकी? ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की, एक सूर्य एक विश्व ग्रिड की। इसके 5 सदस्य कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत। 80 देशों ने एक सूर्य घोषणा पत्र जारी किया था। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि G20 शिखर सम्मेलन ये कहाँ हुआ? ये हुआ है रोम में। कौन सा था? 16वां सम्मेलन था। अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता इटली ने की।
उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देश कितने हैं? 19 सदस्य देश है। उसके साथ EU अभी नया बना है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई। कुल मिला के हो गए 20। यह 8वां G20 था जिसमें PM मोदी शामिल हुए। 31 अक्टूबर 2021 को ये 8वां था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं। इसकी थीम क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए और इनके नोट्स आप बना सकते हैं। वैसे इसकी PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसके नोट्स बनाएं ताकि आपको ये जल्दी से याद होगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है जनता, पृथ्वी व समृद्धि। उसके बाद प्रस्ताव या संकल्प क्या है? सदी के मध्य तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य है और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना इसका लक्ष्य है। ये जो करंट जीके की हम बात कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें सब चीज़ आती है। तो आपको ये क्रोनोलॉजी पढ़नी चाहिए। अगर आपने क्रोनोलॉजी पढ़ ली है तो ये आपके लिए एक रिवीजन है। आप ये देखिए कि ये जो सम्मेलन हुआ है G20 वाला, इसमें PM मोदी ने एक विज़न सामने रखा था, उसका नाम है वन अर्थ वन हेल्थ। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कि भारत 1 दिसंबर 1922 से G20 की अध्यक्षता करेगा, कि भारत कौन से G20 की अध्यक्षता करेगा या कब से करेगा, तो 1 दिसंबर 2022 से। 2023 में G20 की बैठक भारत में ही होगी। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये प्रश्न संबंधित थे G20 से, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं COP26 के लिए, कि COP26 क्या है? ग्लासगो, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक COP26 हुआ। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक, ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री, इसकी जो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की वो किसने की है? ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री ने, उनका नाम है आलोक शर्मा। आगे है 197 देशों ने ग्लासगो जलवायु संधि पर सहमति दी है। उसके बाद 140 देशों ने शुद्ध शून्य उत्सर्जन का संकल्प लिया है। संकल्प क्या था? संकल्प था मीथेन का उत्सर्जन स्तर 2020 से 2030 तक 30% कम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसका संकल्प क्या है कि मीथेन का उत्सर्जन स्तर 2020 ईस्वी से 2030 तक 30% कम करना इसका संकल्प है। अगला संकल्प है ग्लोबल वार्मिंग को 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना, इसका संकल्प है। अब बात करते हैं कि COP26 है और भारत से क्या संबंध है। PM मोदी जी ने 1 नवंबर को एक्शन एंड सॉलिडरी द क्रिटिकल डिकेड कार्यक्रम को संबोधित किया है इस COP26 में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पंचामृत का मंत्र किसने दिया। पंचामृत का जो मंत्र है वह किसने दिया है? पंचामृत का मंत्र दिया है भारत द्वारा जारी 5 संकल्प। ये पंचामृत का मंत्र भारत ने दिया है। इसमें क्या है कि भारत द्वारा जारी 5 संकल्प हैं। अब ये पंचामृत 5 अमृत, ये क्या क्या है देखिए। 2020-30 तक जीवाश्म रहित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी जिसकी क्षमता होगी 500 गीगावाट, इसका लक्ष्य रखा है भारत ने। अगला लक्ष्य क्या रखा है? 2030 तक 50% ऊर्जा जरूरतें अक्षय ऊर्जा से पूरी होगी। उसके बाद 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी की जाएगी भारत द्वारा, ये इसका लक्ष्य है। 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। उसके बाद 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो करना है। ये पंचामृत का जो लक्ष्य है, पंचामृत का मंत्र दिया है, इसमें ये पांचों चीज़ें। 2030 तक जीवाश्म रहित ऊर्जा जिसे 500 गीगावाट, 2030 तक 50% ऊर्जा की जरूरत है अक्षय ऊर्जा से पूरे करना, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में
1 अरब टन की कमी करना और 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना और महत्वपूर्ण है 2070 तक कार्बन उत्सर्जन की को नेट ज़ीरो तक करना। ये इसका एक पंचामृत मंत्र है। जब हम ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए कि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 ये क्या है, एक दवाई नीति है जो ड्रग्स के ऊपर काम करेगी, जिसका शीर्ष क्या है, नॉर्वे, ठीक है। और भारत, ये ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी में जो शीर्ष पर है वो नॉर्वे है और भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान 18वां है। उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1946 में हुई और इसके वर्तमान में सदस्य क्या है, 193 इसके सदस्य वर्तमान में सदस्य हैं। इसके कार्यकारी बोर्ड हेतु जिसका कार्यकाल क्या रहेगा, 4 वर्ष रहेगा। तो यूनेस्को से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो यही है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, स्थापना 1946 और सदस्य 193 है। अगला पॉइंट है कि धन प्रेषण। इस धन प्रेषण में भारत प्राप्तकर्ता में प्रथम स्थान पर है। धन प्रेषण में भारत प्राप्तकर्ता में कौन से स्थान पर है, तो प्रथम स्थान पर है। वो तो थी अंतर्राष्ट्रीय घटना। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय घटना की। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 पारित। जो कृषि कानून था उसको निश्चित करने का जो विधेयक था वो पारित हो गया है। 3 विवादास्पद कृषि कानून थे 2020 में पारित किए गए थे। जो 3 कानून थे कृषि कानून, वो तीनों विवादास्पद थे। उनको निरसन करने का जो विधेयक लाया गया वो लाया गया 2021 में। पहला क्या था, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। किसान अपनी फसल को मनचाही जगह पर दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, ये इसका पहला था। दूसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 था। इसको क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव, फसल खराब होने पर भरपाई एग्रीमेंट करने वाले कंपनी करेगी, ये था। और तीसरा था आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये तीनों विधेयक थे। इसमें था कि आपात स्थिति को छोड़कर खाद्यान्न, दाल, खाद्य तेल, प्याज जैसी वस्तुओं से स्टॉक लिमिट हटा ली गई थी। अब ये तीनों कानून वापस निश्चित कर दिए गए, इसका विधेयक रखा गया। अब 19 नवंबर को घोषणा के साथ 29 नवंबर 2021 को उक्त तीनों कानून वापस लिए गए, यानी ये तीनों वापस ले लिए गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो 3 कानून थे ये किसके तहत है, अनुच्छेद 245 के तहत है। तब अभी कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये राष्ट्रीय घटना की हम बात कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी। तो नीति आयोग था। अब प्रश्न आ सकता है कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसने जारी किया, तो वह जारी किया है नीति आयोग ने। इसका पहला बिंदु है कि यह MPI NFHS4 पर आधारित है। ये किस पर आधारित है ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यह MPI NFHS4 पर आधारित है। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 3 वृहद आयाम इसमें शामिल किए गए हैं। इस बहुआयाम निर्धनता सूचकांक जो जारी करता है इसका जो उसमें क्या क्या शामिल होता है, तो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन के स्तर को लिया जाता है। सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सर्वाधिक निर्धनता वाला राज्य कौन सा है, वह है बिहार और झारखंड और यूपी। सर्वाधिक निर्धनता के केंद्र शासित प्रदेश और तो राज्य थे कि बिहार, झारखंड और यूपी, और केंद्र शासित प्रदेश हैं दादर और नगर हवेली। सर्वाधिक धनी राज्य कौन सा जिसमें कम गरीबी है, वह है केरल। उसके बाद गोवा, फिर सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी सर्वाधिक धनी है। राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, इस निर्धनता सूचकांक में जो राजस्थान का स्थान पूछा जा सकता है वह है राजस्थान का 8वां स्थान है। वीडियो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे 2022 में उसके लिए ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव
IFFI 2021 गोवा के पणजी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में नवंबर 2021 में यह आयोजित हुआ। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गोवा की पणजी की श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। कब हुआ? नवंबर 2021 में। गोवा के सीएम, जब गोवा की बात चल रही है तो हम बात कर लेते हैं। गोवा के सीएम कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत। ब्रिक्स देशों का फिल्म महोत्सव भी मनाया गया। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? हेमा मालिनी, और दूसरे स्थान पर है प्रसून जोशी। आगे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार ये किसे मिला? एक जापानी फिल्म है, रिंग वार्डरिंग को मिला है। 40 लाख रुपए इसको इनामी राशि मिली है। निदेशक कौन थे? मसा काजू। इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण चरण सेकंड के आंकड़े जारी कर दिए गए। इसमें राजस्थान भी शामिल है। नीति आयोग व केंद्र स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। वर्ष 2019 से 21 तक के आंकड़े इसमें हैं। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुष पर 1020 महिला। प्रजनन दर क्या है? 2.2 से घटकर 2.0। और प्रजनन दर सबसे कम कहाँ है? चंडीगढ़ में 1.4 और सर्वाधिक है यूपी में 2.4। अस्पतालों में जन्म या प्रसव दर कितनी है? 89% इसकी प्रसव दर है। उसके बाद है SDG शहरी सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22 सतत विकास लक्ष्य। SDG, एस मीन्स सतत, डेवलपमेंट यानी विकास, लक्ष्य यानी अपना लक्ष्य। जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग और जर्मन संस्था इसकी जारी करता है। और शीर्ष स्थान पर कौन है? शिमला। और निम्न स्थान पर कौन है? पटना। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत और ADB इसका क्या संबंध है। 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच को मजबूत बनाने हेतु 300 मिलियन डॉलर का ऋण ADB ने दिया है भारत को। 13 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आता है श्रीनगर। श्रीनगर चर्चा में क्यों है? शिल्प और लोक कला के लिए यूनेस्को ने श्रीनगर को रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया है। जयपुर, वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व अब श्रीनगर यानी 6 शहर हैं। शिल्प और लोक कला के जो यूनेस्को ने जो धरोहर है शिल्प और लोक कला के लिए, उनमें अभी प्रश्न आ जाए कि छठा शहर या भारत का नया शहर किसे शामिल किया गया, तब तो आपको ध्यान में रखना है श्रीनगर को शामिल किया गया। कुल पूछे तो 6 है। और अगर राजस्थान के अंदर किसी की बात की जाए तो वह है जयपुर। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। फिर आता है शीर्ष परोपकारी। अजीज प्रेमजी विप्रो शिक्षा कंपनी है विप्रो, और शिक्षा हेतु 9,713 करोड़ का दान 2020-21 के वर्ष में दिया है अजीम प्रेमजी, इसलिए इनको शीर्ष परोपकारी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अर्बन व अमृत 2.0। शहरों को कचरा मुक्त बनाने व 4700 कस्बों 4700 कस्बों के घरों में नल जल कनेक्शन हेतु SMB 2.0 व अमृत 2.0 की घोषणा भी की गई है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंदौर स्वच्छ शहर। इंदौर MP में है, लगातार 5वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो सबसे स्वच्छ शहर है वो तो है इंदौर, ये कितनी बार बना या सबसे अधिक कौन बना, तो इंदौर सबसे 5वीं बार लगातार स्वच्छ शहर का पदक जीत चुका है। फिर छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य। अगर बात करें शहर की बात करें तो इंदौर है, और अगर राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ सबसे स्वच्छ राज्य है। 3 टॉप स्वच्छ शहर कौन कौन से हैं? पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है, और तीसरा विजयवाड़ा है। अपने राजस्थान का नाम कहीं भी नहीं आया है टॉप 3 में। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। स्मार्ट पुलिस स्कोरिंग
शीर्ष स्कोर कौन है? आंध्र प्रदेश पुलिस का है। और निम्न क्या है? बिहार पुलिस सबसे लो स्कोरिंग में आती है स्मार्ट पुलिस के अंदर। और सबसे स्मार्ट पुलिस किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश पुलिस को सबसे स्मार्ट कहा जाता है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये क्यों चर्चा में है? भोपाल, ये कहाँ है? भोपाल में। एमपी की हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट है कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो किसका नाम बदलकर? एमपी की हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसका नाम रानी कमलापति किया गया। यह देश का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल पर आधारित है। पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर यह आधारित है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर आता है कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 नवंबर को। अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को मनाने की घोषणा की गई। और बिरसा मुंडा की स्मृति उद्यान और स्मारक कहाँ है? तो रांची में स्थापित किया गया। इन्हीं के आधार पर जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। एक चीज़ आपको ध्यान रखें कि ये वीडियो शायद बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए हम इस पूरे दिसंबर माह की क्रोनोलॉजी को 2 या 3 पार्ट में, लगभग 3 पार्ट में हम पढ़ेंगे। अगला पार्ट इसका आपको कल मिल जाएगा और उससे अगला पार्ट आपको फिर मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी जाएगा और ये आप नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आगे है कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क ये कहाँ है? तो BRO ने लद्दाख में। लद्दाख क्या है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है भारत का। गर्म रेगिस्तान राजस्थान में है और ठंडा रेगिस्तान कौन है? लद्दाख में। अब बात करते हैं BRO ने लद्दाख में उमलिंगला दर्रे में 19,000 फीट की ऊंचाई पर यह सड़क बनाई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन सड़क है, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। अगला है कि खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित है। केंद्रीय सार्वजनिक विभाग मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी स्थापना की है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थापित है। केंद्रीय सार्वजनिक मंत्री पीयूष गोयल, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर है तात्या भील रेलवे स्टेशन, ये कहाँ है? MP के पातालपानी स्टेशन का नाम बदलकर तात्या भील रेलवे स्टेशन किया गया। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तात्या भील कौन है? उपनाम है आदिवासियों का इंडियन रॉबिन हुड। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि आदिवासियों का इंडियन रॉबिन हुड कौन है? तो वह है तात्या भील। आज का अपना अंतिम पॉइंट है कि जेवर, ये क्या है? यूपी में। PM मोदी जी ने यूपी के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रख दी है अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड। ये कहाँ है? नोएडा में। और नोएडा कहाँ है? जेवर, यूपी में। अब हम बात करते हैं कि ये जो जितने भी प्रश्न हैं, आप इसको एक बार 2 बार इस वीडियो के देखिए। इसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब के पास रेड बटन का लिंक दे रखा है, उसे भी आप क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो आपको इस पर अपलोड होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।